14 मार्च 2025 की रात यानी होली वाली रात दिल्ली के 30 तुगलक क्रेसेंट में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में एक छोटी सी आग लगी। ये आग सिर्फ एक कमरे तक सीमित थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश की नजरें इस मामले पर टिका दी। आग बुझाने आए लोगों को उस कमरे में जली हुई नकदी के ढेर मिले। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय तक बात पहुंच गई। फिर शुरू हुआ पत्राचार, जांच और सवाल जवाब का सिलसिला। इस रिपोर्ट में हम पूरे मामले का हर पहलू खोल कर देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। 14 मार्च 2025 की रात 11:30 पर जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के स्टोर रूम में आग लगी। उस वक्त जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे, वो भोपाल में थे। उनकी बेटी ने उन्हें फोन करके आग की खबर दी। बंगले में मौजूद नौकरों ने जस्टिस के पर्सनल सेक्रेटरी को बताया और सेक्रेटरी ने दिल्ली हाई कोर्ट के नाम से रजिस्टर्ड फोन से पीसीआर यानी पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल की। पीसीआर ने तुरंत दिल्ली फायर सर्विस को खबर दी और फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को काबू करने के बाद जब फायरमैन और पुलिस वाले कमरे में गए तो उन्हें जली हुई नकदी के ढेर दिखे। ये नोट आधे जले हुए थे और कुछ प्लास्टिक बैग्स में रखे हुए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुल 4-5 बोरियां थी जिनमें भारतीय करेंसी भरी हुई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को इस मामले की जानकारी मिली। अगले दिन 15 मार्च को शाम 4:30 बजे 4:50 पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को फोन किया। उस वक्त चीफ जस्टिस लखनऊ में होली की छुट्टियों पर लिए गए हुए थे। संजय अरोड़ा ने बताया कि आग स्टोर रूम में लगी थी जो बंगले के ऑफिस के पास है और सीआरपीएफ के गार्ड के रूम से सटा हुआ है। ये भी बताया कि स्टोर रूम में आमतौर पर ताला बंद रहता था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आग बुझने के बाद कमरे से जला हुआ मलबा और कुल आधे जले सामान को 15 मार्च की सुबह हटा दिया गया था। ये बात वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताई। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने यह खबर सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को 15 मार्च की शाम फोन किया। सीजीआई ने उन्हें कहा कि पता लगाओ कि पीसीआर कॉल कहां से और किसने की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और जानकारी मांगी। 16 मार्च को संजय अरोड़ा ने जवाब दिया कि कॉल जस्टिस वर्मा के पर्सनल सेक्रेटरी ने की थी और उसे आग की खबर बंगले के एक नौकर से मिली थी। फायर सर्विस को अलग से नहीं बताया गया, बल्कि पीसीआर ने खुद ही उन्हें अलर्ट कर दिया था। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि स्टोर रूम के पास सीआरपीएफ का गार्ड रूम है और सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक 15 मार्च की सुबह कमरे से जला हुआ मलबा हटाया गया था। चीफ जस्टिस ने तुरंत अपने रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी को बंगले पर भेजा। रजिस्ट्रार ने वहां जाकर जस्टिस वर्मा के पर्सनल सेक्रेटरी से बात की और जस्टिस वर्मा से मिले जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। दोनों ने मिलकर उस कमरे को देखा जहां आग लगी थी। रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्टोर रूम में पुराना घरेलू सामान जैसे फर्नीचर और गद्दे रखे हुए थे। कमरा सबके लिए खुला था और ताला नहीं लगाया जाता था। जब वो वहां पहुंचे तो कमरे में पूरा अंधेरा था, दीवारों पर दरारें पड़ गई थीं और आग से सारी दीवारें काली हो गई थी। छत से कुछ सामान लटक रहा था और फर्श पर आधा जला हुआ मलबा पड़ा था। जस्टिस वर्मा और रजिस्ट्रार ने मोबाइल की टॉर्च से 8-10 मिनट तक कमरे को देखा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कमरे में जो कुछ था वो बेकार सामान ही लग रहा था, लेकिन सवाल ये था कि अगर सिर्फ बेकार सामान था तो नकदी कहां से आई। 16 मार्च की शाम को चीफ जस्टिस उपाध्याय दिल्ली वापस लौटे और तुरंत सीजेआई संजीव खन्ना से मिले। उन्होंने सारी बात बताई। सीजेआई ने कहा कि जस्टिस वर्मा से सीधे बात करो। 17 मार्च की सुबह चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट गेस्ट हाउस में जस्टिस वर्मा से मुलाकात की। जस्टिस वर्मा ने कहा कि स्टोर रूम में सिर्फ पुराना सामान था, कुछ फर्नीचर थे, कुछ गद्दे वगैरह थे। ये कमरा नौकरों, मालियों और कभी कभी सीपीडब्ल्यूडी के लोगों के लिए खुला रहता था। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त वो भोपाल में थे और उनकी बेटी ने उन्हें फोन किया था। अभी कमरे में काला जला हुआ मलबा पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ने उन्हें पुलिस कमिश्नर से मिले फोटो और वीडियो दिखाई। ये देखकर जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। वो हैरान थे कि कमरे में नकदी की बात कैसे सामने आई। उनका कहना था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। 21 मार्च को चीफ जस्टिस उपाध्याय ने सीजीआई संजीव खन्ना को एक विस्तृत चिट्ठी लिखी। इसमें सारी घटना का जिक्र था। आग कैसे लगी, पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में क्या निकला और जस्टिस वर्मा ने क्या कहा। चीफ जस्टिस ने लिखा कि पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 15 मार्च की सुबह कमरे से मलबा और आधे जले सामान को हटाया गया था। उनकी शुरुआती जांच से लगता है कि कमरे में बंगले में रहने वालों नौकरों, मालियों और सीपीडब्ल्यूडी वालों के अलावा और कोई नहीं आ सकता था। उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है और इसकी गहरी जांच जरूरी है। चीफ जस्टिस ने सीजेआई को 15 मार्च को पुलिस कमिश्नर से मिली रिपोर्ट, 3 फोटो और एक वीडियो का पेन ड्राइव और रजिस्ट्रार की रिपोर्ट भी भेजी। साथ ही सीजेआई की सलाह पर जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने के प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि वो न्याय के हित में था। सीजेआई संजीव खन्ना ने उसी दिन चीफ जस्टिस उपाध्याय को जवाब लिखा। उन्होंने कहा कि इन हाउस प्रोसेस के तहत
जस्टिस वर्मा से लिखित जवाब मांगा जाए। सीजेआई ने 3 सवाल पूछे। पहला, बंगले के कमरे में नकदी कैसे थी, इसका हिसाब दो। दूसरा, उस नकदी का सोर्स क्या था। और तीसरा, 15 मार्च की सुबह जली हुई नकदी को किसने हटाया। सीजीआई ने यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा से पिछले 6 महीने के उनके ऑफिशियल स्टाफ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की डिटेल मांगी जाए। साथ ही उनके मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स 1 सितंबर 2024 से अब तक चेक किए जाएं। सीजीआई ने कहा कि जस्टिस वर्मा अपने फोन को न बेचें, ना ही उसमें से कोई मैसेज, कॉल या डेटा डिलीट करें। जवाब 22 मार्च को दोपहर 12 बजे तक मांगा गया। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने उसी दिन जस्टिस वर्मा को चिट्ठी लिखी। इसमें सारी घटना का जिक्र था, पुलिस कमिश्नर का फोन, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट और 17 मार्च की मुलाकात। उन्होंने बताया कि पुलिस के मुताबिक 15 मार्च की सुबह मलबा हटाया गया था। चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा को सीजीआई के 3 सवालों का जवाब मांगा और कहा कि यह मामला परेशान करने वाला है। जवाब 22 मार्च को 12 बजे तक लिखित में देना था। साथ ही फोन न बेचने और डेटा न बदलने की हिदायत दी। 22 मार्च को जस्टिस वर्मा ने चीफ जस्टिस को जवाब भेजा। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने उसी दिन सीजीआई को दूसरी चिट्ठी लिखी। इसमें बताया कि जस्टिस वर्मा का जवाब मिल गया है और उसे भेजा जा रहा है। साथ ही हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के स्टाफ की डिटेल्स भी दी। चीफ जस्टिस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के जस्टिस वर्मा के फोन के कॉल डिटेल्स और आईपीडीआर यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगे। कॉल डिटेल्स मिल गए और पेन ड्राइव में भेजे गए, पर आईपीडीआर अभी नहीं मिला है। पिछले 6 महीने के पीएसओ और सिक्योरिटी गार्ड्स की डिटेल्स डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिक्योरिटी से मांगी गई, जो बाद में भेजी जाएंगी। चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा को फिर से फोन न बदलने की हिदायत दी। अब तक की जानकारी से कई सवाल उठते हैं। पहला, नकदी कहां से आई। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि स्टोर रूम में से पुराना सामान था, लेकिन फोटो और वीडियो में जली हुई नकदी साफ दिखती थी। अगर यह सामान किसी और का था तो किसका था। दूसरा, मलबा क्यों हटाया। 15 मार्च की सुबह मलबा हटाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कही। जस्टिस वर्मा ने इसका जवाब नहीं दिया कि यह किसने और क्यों किया। तीसरा, साजिश का दावा। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश है, लेकिन सबूत क्या है। क्या वो नौकरों, मालियों या सीपीडब्ल्यूडी वालों पर शक कर रहे हैं। चौथा, कमरे की सिक्योरिटी। पुलिस कहती है कि स्टोर रूम का ताला बंद रहता था, पर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो खुला था। सच क्या है। अब मामला है कि आगे क्या होगा। सीजीआई संजीव खन्ना अब जस्टिस वर्मा के जवाब और चीफ जस्टिस की रिपोर्ट देखेंगे। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो इन हाउस जांच कमेटी बनेगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का प्रस्ताव भी विचार में है, अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है, अभी सरकार ने माना नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि नकदी का सच क्या है और क्या यह मामला जस्टिस वर्मा की साख पर दाग लगा देगा। यह मामला सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, यह जुडिशरी की पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। आग ने नकदी उजागर की और अब सवालों की आग लगी है। सच सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन यह घटना लंबे समय तक चर्चा में रहेगी। अगले एपिसोड में देखिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीजेआई और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या जवाब भेजा था और उनके जवाब से कौन कौन से बड़े सवाल उठ रहे हैं।